हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। काफ़ी लोग इसका इंतज़ार करते हैं आर कॉम के ऊपर कोई वीडियो आए, कोई बातचीत करे, तो इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का स्टॉक प्राइस प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 2.45 के ऊपर ओपन होकर के 2.40 के ऊपर बंद हुआ। 2.30 का लोअर सर्किट और 2.50 का अपर सर्किट लगा था। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 20,29,811। 2.4 के करस्पॉन्डिंग कंपनी की मार्केट कैप 663 करोड़ रुपए है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन का 52 वीक हाई है 5.05 का एंड लो है 1.55 का। दोस्तों, आप लोगों से एक मेरा सवाल है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर आप भी फंसे होंगे, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या आप रिलायंस कम्युनिकेशन से बाहर निकलने की कोई कोशिश कर रहे हैं? आर यू ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस? और कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं? क्या आप लॉस बुक करके बाहर निकलने की सोच रहे हैं या निकल चुके हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में। या फिर अगर आप फंसे हैं तो निकलने के लिए क्या स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे किस तरीके से क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 2.4 के आसपास है, और 2.4 बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। अगर आपके पास मोर देन सफिशिएंट फंड है, अगर आपके पास बचा खुचा कहीं से पैसा बचता है, सरप्लस का मतलब होता है कि जो आपकी ज़रूरतें हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर आपके पास पैसा आता है, तो थोड़े थोड़े करके, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े करके अगर आप इसका मीन करते रहेंगे, एवरेज करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो बाइंग लेवल है वो थोड़ा सा नीचे आएगा। और नीचे आएगा तो अभी तुरंत तो नहीं निकलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें जब एक फिर से रिवर्सल आएगा, और आता ही है, जनरली आता ही है, तो उस समय आप इसमें से बाहर निकल सकते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़िएगा, आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करिए अगर मिल रहा है तो, अदरवाइज़ आप ले करके बाहर निकल जाइए। यही एक तरीका है। बाकी लॉस बुक करके निकलने का तरीका तो हर किसी को पता होता है, वो उसमें बताने की क्या बात है। लेकिन दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इनिशियली यानी शुरू शुरू में किस लेवल पे इसमें बाइंग करके फंसे थे, और वहाँ से अभी तक किस लेवल पर आ करके आप लटके पड़े हैं। किस लेवल पर अभी आकर के आपका प्राइस बना हुआ है, और पहले क्या था, या फिर किस लेवल पे आपने बाइंग किया था और अभी किस लेवल पे आप इसमें से एग्ज़िट ले चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ना, कभी कभी जो नए लोग होते हैं, उन लोग जो फंस जाते हैं, इन लोगों को क्या होता है कि कुछ थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के समझ इतनी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं कि बाइंग कर लेते हैं, और जब प्रॉफिट थोड़ा बहुत हो रहा है तो उनको लगता है कि थोड़ा और हो जाए, फिर उनको लगता है थोड़ा और हो जाए। ये थोड़ा थोड़ा करने के चक्कर में क्या होता है कि इसमें रिवर्सल शुरू हो जाता है और फिर गिर जाता है, फिर वो फंस जाते हैं। तो इसमें गलती उनकी ही है। पूछिए क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को फिक्स नहीं किया। एक फिक्स टारगेट आपको होना चाहिए कि हाँ, इस प्राइस पॉइंट पे मुझे एग्ज़िट लेना है तो लेना है, दैट्स ऑल। आप उससे चेंज नहीं करिए। अगर आप चेंज करेंगे तो इसका मतलब कि आपको आपकी ग्रीड कंट्रोल कर रही है। आप अपने ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आपकी ग्रीड आपको कंट्रोल कर रही है। तो यही एक तरीका है बाहर निकलने का, कि आप जिस लेवल पर भी हैं उस लेवल से जो भी आपका टारगेट है, उस टारगेट को फिक्स करिए, उस पे अडिग रहिए, मतलब उस पे अड़े रहिए। हो सकता है ये टारगेट आपका वेरी कर जाए। वेरी करने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपका एक लेवल पे बाइंग प्राइस है, आपने थोड़ा बहुत कहीं से पैसा बचा हुआ था आपका, जुटा जुटा के रखे हुआ था, और कलेक्ट करके रखे हुए थे आप, और अचानक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का प्राइस भी लुढ़क करके काफ़ी नीचे आ ही चुका है। तो उस समय आप इस कलेक्ट किए हुए पैसे को इस्तेमाल करके आपने इसको बाइंग कर लिया, एवरेज कर लिया, तो आपका जो प्राइस पॉइंट, जिस प्राइस पॉइंट पे आपने बाइंग कर, मतलब जो आपका एवरेज प्राइस पॉइंट है,
उससे तो आपका एवरेज फिर नीचे स्लाइड हो जाएगा ना। तो उस केस में आपका टारगेट जो है फिर से उतना ही आप जो है जो भी का पहले प्राइस पॉइंट टारगेट था उसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको ग्रेडीनेस नहीं दिखानी है, उसमें भी आपको वही वैल्यूएशंस अप्लाई करना है जो आपने शुरू में अप्लाई किया था। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो प्राइस पॉइंट को फिक्स करिए एंड देन उस पर टिके रहिए, क्योंकि टिके नहीं रहेंगे तो फिर आप उससे कभी भी नहीं निकल पाएंगे, ग्रेड आपको कभी निकलने ही नहीं देगी। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में आगे जो कुछ भी डेवलपमेंट होगा उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई डेवलपमेंट यहाँ तक होता ही नहीं है, कोई अथॉरिटी इसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। क्या हो रहा है इसके अंदर समझ नहीं आता। बिज़नेस इसके चल रहे हैं, जो जो बचा खुचा बिज़नेस है उसके ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन रियलिटी सामने तब आती जब अथॉरिटीज़ अपना अपना काम कर रही होती। एनसीएलटी ने अपना कुछ काम नहीं किया, बोला अटका पड़ा हुआ है मामला, हाई कोर्ट ने कुछ नहीं किया। आर कॉम के अनिल अंबानी भी इस कंपनी को लेकर के कोई एक्टिव कभी दिखे ही नहीं। हाँ, माना कि उनके कंट्रोल में कंपनी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी अनिल अंबानी को यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए, हाथ पर मारने चाहिए। 5% पूरी अनिल अंबानी फैमिली की हिस्सेदारी है इस कंपनी में, आपको पता होगा, मैंने बताया था। बहरहाल दोस्तों 10 जून की डिलीवरी आप देखिए यहाँ पे, ये एसएम वाले स्टॉक्स हैं, यहाँ पे 100% की डिलीवरी आप देख सकते हैं, ये आपकी सिचुएशन है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इस कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है आप यहाँ देख सकते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर ये येलो वाला जो पोर्शन है ये पब्लिक का है 89.22, प्रमोटर्स की उससे हिस्सेदारी दोस्तों आप देखिए यहाँ पे तो 5.18% है। अदर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे 5.4% के साथ बने हैं। म्यूचुअल फंड्स भी हैं यहाँ पे, अच्छा कितना है म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी कितनी है, आइए देखते हैं। इसमें फंसे होंगे म्यूचुअल फंड्स किसी प्राइस पे, तो वो रुके होंगे इसमें। बहरहाल उनके पास तो बहुत बड़ा फंड होता है, वो जहाँ से चाहे वहाँ निकल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फंड होने के साथ साथ उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होता है, तो इतना आसान नहीं होता है। बहरहाल आप देख सकते हैं ये ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF, ये एक म्यूचुअल फंड इसमें दिख रहा है, और आप यहाँ देख सकते हैं इसने शेयर्स बेचे भी हैं, वाह। तो दोस्तों यहाँ आप देखें ये 58 करोड़ के आसपास का इसमें इनका इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों चलिए आगे आपसे मैं फिर मिलूँगा किसी मुद्दे के ऊपर बातचीत करते हुए, तब तक अपना ख्याल रखिए, और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप अपने सरप्लस अमाउंट को कलेक्ट करते रहिए, और जैसे ही ये 2 रुपीज़ या 1.5 रुपीज़ के आसपास आए, उसे आप एक छोटा सा मौका समझ करके उसको एवरेज करके अपने इनिशियल बाइंग प्राइस को ड्रैग करके नीचे लेके चले आइए, और ऐसे करते रहेंगे तो एक समय आएगा निकल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि इस आइडिया से पैसा भी तो बर्बाद हो सकता है, अगर कल को कंपनी डूब तो गई ऑलरेडी, कल को लिक्विडेट हो गई, तब क्या होगा। तो दोस्तों रिस्क है यहाँ पे, मैं पहले भी बोलना चाहूँगा रिस्क है। इसीलिए मैंने आपसे कहा अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि इतना नुकसान भी हो जाएगा तो आपको कोई दर्द नहीं होगा, वही पैसा आप लगाइए और कोई ज़रूरत नहीं लगाने की। बाकी अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, और देखते रहिए क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। मेरी नज़रें बनी रहती हैं इन चीज़ों के ऊपर आपसे शेयर करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।